सो आज अपन ने क्लास के लिए अपन हो गए थोड़े से लेट, तो अभी अपन बात करते हैं थोड़ा सा जल्दी। एक बार बताएंगे क्या ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बालकों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, तो अपन बात करते हैं आगे। ध्यान देंगे। देखो, कल अपन ने जो बात की थी कॉकरोच के हेड के बारे में बात की। हमने कॉकरोच में सबसे पहले कहा बेटा कि फाइलम का नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्यों रखा? क्योंकि लेग्स कैसे हैं इसके? जॉइंटेड। फिर अपन ने कहा क्लास का नाम इंसेक्टा। इंसेक्टा का मतलब हुआ, दूसरा नाम क्या था? हेक्सापोडा, यानी कि 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं। फिर इंसेक्टा के बाद अपन ने कहा कि ऑर्डर का नाम है डिक्टियोप्टेरा, क्योंकि विंग्स कैसे हैं? डिसिमिलर विंग्स पाए जा रहे हैं। स्पीसीज का नाम, जीनस का नाम पेरिप्लेनेटा, और स्पीसीज का नाम अमेरिकाना होता है। फिर हमने कहा कॉकरोच के बारे में कि जनरली अगर आप सारे कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच जनरली आपको ब्लैक या ब्राउन कलर के दिखते हैं, पर ट्रॉपिकल एरिया में कैसे कॉकरोच मिलते हैं? रेड, ग्रीन, येलो कलर के कॉकरोचेस आपको मिलते हैं। फिर आपने कहा कि जनरली कॉकरोच की लंबाई 1/4 इंच से लेकर के 3 इंच, यानी कि 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर होती है। फिर आपने आगे कहा कि कॉकरोच में लेंथ के बाद फिर अगला अपन ने कहा कि कॉकरोच डायरनल है कि नॉक्टर्नल? नॉक्टर्नल, यानी कि एक्टिव है नाइट के टाइम पर। फीडिंग के मामले में बात करें तो ओमनिवोरस होता है, और हमने कहा कि इसके अंदर कैनिबलिज्म भी पाई जाती है। एनिमल कर्सोरियल है। कर्सोरियल वर्ड का मतलब क्या था? फास्ट रनर। तो एनिमल बहुत तेजी से भागता है, फास्ट रनर है, इसलिए आपने एनिमल को कर्सोरियल कहा। फिर कॉकरोच के बारे में अगली बात अपन ने कही कि जो कॉकरोच है ये जो है, इसमें अगर हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, तो बॉडी में हमने कहा कि 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हमने कहा कि एम्ब्रियो के हेड में नंबर ऑफ सेगमेंट 6, एडल्ट में 1। एम्ब्रियो और एडल्ट में थोरेक्स में 3 सेगमेंट, एब्डोमेन में एम्ब्रियो में 11, जबकि एडल्ट के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं। फिर आगे हमने कहा कि अगर हम देखते हैं इसके एक्सोस्केलेटन को, तो ये बना है काइटिन का। काइटिन की यहाँ पे हार्ड प्लेट्स पाई जाती हैं, और प्लेट्स का नाम क्या है? स्क्लेराइट। स्क्लेराइट्स में हमने कहा कि डॉर्सल का नाम टर्गाइट, वेंट्रल का नाम स्टर्नाइट, और लेटरल का नाम प्लूराइट होता है। एक सेगमेंट में टर्गम का नंबर 1, स्टर्नम 1, और प्लूरा 2 होते हैं। हेड के अंदर हमने कहा कि हेड का शेप ट्रायंगुलर है। हेड बॉडी से अटैच्ड है फ्लेक्सिबल नेक के थ्रू, जिसकी वजह से हेड को सारी डायरेक्शन में रोटेट किया जा सकता है। फिर हेड के अंदर अगली बात करी अपन ने कि जो इसका हेड है वो हाइपोग्नेथस होता है, क्योंकि इसके अंदर माउथ बाकी बॉडी से कहां पर? राइट एंगल पर, यानी कि नीचे की तरफ पाया जाता है। फिर आगे अपन ने कहा कि हेड पर अगर आप देखते हैं तो आपको जो है दिखेगा पहले एंटेना। एंटेना के बारे में कहा थ्रेड लाइक है, जॉइंटेड है, अराइज होता है एंटेनल सॉकेट से। एंटेनल सॉकेट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई। फिर हमने एंटेना के बाद अगला कहा कंपाउंड आई पाई जाती है, जिसका नंबर 1 पेयर है। कंपाउंड आई के बारे में आपने कहा कि हर कंपाउंड आई में ओमिटिडिया का नंबर 2000, और शेप कैसा? हेक्सागोनल। यहां पर जो विजन है वो कैसा है? मोज़ेक विजन इसके अंदर पाया जाता है। फिर आपने कहा कि एक ऑसिलर स्पॉट पाया जाता है जो कि वेस्टिजियल सिंपल आई है। माउथ पार्ट कैसे होते हैं बेटा? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं। माउथ पार्ट के अंदर हमने कहा कि अपर लिप को रिप्रेजेंट करेगा कौन? लेब्रम। अपर लिप में कौन? लेब्रम। अपर जॉ के लिए मैंडिबल, मैंडिबल का नंबर 2। लोअर जॉ के लिए मैक्सिला, नंबर 2। लोअर लिप के लिए लेबियम, नंबर 1। और इन सबके बीच में एक टंग है जिसका नाम क्या है? हाइपोफेरिंक्स, और उसका नंबर 1। अब यहां माउथ पार्ट के बाद बॉडी के अगले पार्ट, यानी कि अपने को बात करनी है थोरेक्स के बारे में। तो देखिए, कॉकरोच के थोरेक्स में 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। इनमें से सबसे पहला सेगमेंट ये है जिसको कहते हैं प्रोथोरेक्स। इसको प्रोनोटम क्यों लिखा गया है वो अभी हम बात करेंगे।
दूसरा सेगमेंट होता है ये, जिसको आप नाम क्या देते हैं, मीसोथोरेक्स। और तीसरा सेगमेंट ये, जिसको आपने नाम क्या दिया, मेटाथोरेक्स। तीनों सेगमेंट से एक एक पेयर लेग ओरिजिनेट होती है, प्रोथोरेसिक लेग, मीसोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग आपको दिख रहे हैं। यही थोरेक्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं विंग्स, तो ये आपका फोर विंग हुआ, और इसको हमने क्या कहा, हाइंड विंग। फोर विंग को हमने नाम क्या दिया है, टेगमिना। फोर विंग का नाम क्या है, टेगमिना नाम होता है। अब यहां पर थोरेक्स में कहानी क्या है, इसको जरा अपन समझ लेते हैं। तो थोरेक्स की कहानी को जब मैं समझूं, तो मुझे यह दिखाई दिया कि थोरेक्स के अंदर सेगमेंट बच्चे कितने होते हैं, 3। पहला सेगमेंट ये हुआ, दूसरा सेगमेंट ये है, और फिर हमने कहा कि तीसरा सेगमेंट यहां पर ये हो गया। तो ऐसे ही यहां पर थोरेक्स के अंदर कितने सेगमेंट हैं, 3। ये जो 3 सेगमेंट हैं, इनमें से पहले सेगमेंट का, इसका नाम क्या होता है बच्चे, प्रोथोरेक्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोथोरेक्स कहते हैं। अगर आप देखें तो तीनों सेगमेंट में सबसे बड़ा कौन है, प्रोथोरेक्स है। तीनों सेगमेंट में सबसे बड़ा कौन है, प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स का जो टर्गम होता है, प्रोथोरेक्स का कौन, टर्गम। बताओ टर्गम क्या होता है, डॉर्सल स्क्लेराइट। टर्गम क्या है, डॉर्सल स्क्लेराइट। तो प्रोथोरेक्स के टर्गम का नाम होता है प्रोनोटम। तो इसका नाम क्या है, प्रोनोटम। तो इसे कहा जाता है प्रोनोटम। इसका मतलब है कि एनसीईआरटी जब यहां पर कहती है प्रोनोटम, तो इसका मतलब है एनसीईआरटी बात किसकी कर रही है, वो कह रही है प्रोथोरेक्स का ये क्या है, टर्गम। तो प्रोथोरेक्स के टर्गम को नाम क्या मिलता है, प्रोनोटम नाम दिया जाता है। फिर आप देखिए, ये जो सेगमेंट है, इसको बच्चे आपने नाम दिया मीसोथोरेक्स। क्या कहा जाता है, मीसोथोरेक्स। तो दूसरा सेगमेंट है जिसको आपने नाम दिया है मीसोथोरेक्स, और तीसरा सेगमेंट है जिसे नाम दिया जाता है मेटाथोरेक्स। तो तीसरे सेगमेंट का नाम क्या हुआ, मेटाथोरेक्स। तो आपने कहा कि 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब इसमें जो 3 सेगमेंट हैं, इन तीनों सेगमेंट से लेग्स अटैच पाई जाएंगी। यहां पर जो लेग है, तो देखिए जनरली क्या होता है कि हिंदी की जो एनसीईआरटी है, वो इंग्लिश की एनसीईआरटी को रख करके उसे ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि उसको लिखा गया है प्रॉपर इंग्लिश का हिंदी में। पर यहां पर क्या होता है कि हिंदी की एनसीईआरटी में एक चीज एडिशनल दी है। इंग्लिश की एनसीईआरटी लेग के सेगमेंट्स के बारे में बात नहीं करती है, पर हिंदी की एनसीईआरटी में लेग के सेगमेंट्स का नाम लिखा गया है। तो इन केस अगर सेगमेंट का नाम आ जाता है, तो वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा। तो अपने को वो भी पता होना चाहिए। तो देखिए, प्रोथोरेक्स से जो लेग ओरिजिनेट हो रही है, इस लेग में पहला सेगमेंट ये हुआ, दूसरा सेगमेंट यहां है, ये सेगमेंट नंबर 3, ये सेगमेंट नंबर 4, और फिर यहां पर ऐसे करके ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, ऐसे करके यहां पर। ऐसे ही यहां पर ये वाला जो लेग होगा, इसमें ये सेगमेंट, फिर ये कंपेटिबली छोटा सा, यहां पर एक बड़ा सेगमेंट, ये सबसे लंबा सेगमेंट होता है, और फिर यहां पर आपने कहा कि इस तरीके से छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ लेग, नंबर ऑफ सेगमेंट, कॉकरोच के हर लेग के अंदर आपको कितना दिखाई देता है बच्चे, 5। तो यहां पे अपने को 5 सेगमेंट हमें इसके लेग के अंदर दिखाई देते हैं। ये 5 सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो एक बार इनके नाम सुनते जाएंगे। सबसे पहला, ये जो सेगमेंट है, इसे कहा जाता है कॉक्सा। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉक्सा कहते हैं। तो पहला जो सेगमेंट है, इसका नाम होता है कॉक्सा। कॉक्सा के बाद ये जो सेगमेंट यहां पर है, इसका नाम होता है ट्रोकेंटर। तो इसका नाम क्या रहेगा, ट्रोकेंटर। तो कॉक्सा के बाद दूसरा सेगमेंट आया ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर के बाद ये जो सेगमेंट है, इसका नाम है फीमर। इसका नाम क्या होता है, फीमर। फीमर के बाद ये जो सेगमेंट अगला है, इस सेगमेंट का नाम होता है टिबिया। क्या कहा जाता है इसे, टिबिया कहते हैं। और ये जो टिबिया है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि ये लॉन्गेस्ट होता है, सबसे लंबा सेगमेंट टिबिया है। टिबिया के बाद ये जो सेगमेंट है बच्चे, इसका नाम होता है टार्सस। क्या कहा जाता है इसे,
टार्सस कहते हैं। तो कॉकरोच की लेग में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 5। पहले सेगमेंट का नाम कॉक्सा, फिर ट्रोकेंटर, फिर फीमर, फिर टिबिया और फिर टार्सस। ये 5 सेगमेंट होते हैं। इसी चीज को अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको दिखेगा यहां पर कि ये पहला सेगमेंट है जिसका नाम क्या है? कॉक्सा। इसके बाद ये सेगमेंट, इसका नाम ट्रोकेंटर। फिर इस सेगमेंट को आपने क्या कहा? फीमर। फिर आपने क्या कहा? टिबिया। और लास्ट सेगमेंट क्या कहा जाता है? टार्सस कहा जाता है। तो कॉकरोच की लेग में कितने सेगमेंट हुए? 5। कौन कौन से हुए? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। मैं अगर चाहूं तो इस चीज को कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस ऐसे लिख सकते हैं ना? क्या हो जाएगा यहां पर? CTFTT। तो कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस, ये 5 सेगमेंट हैं। अब आप देखिए कॉकरोच में यहां पर लेग्स कितनी है? 3। इनमें से ये वाली जो लेग है इसे कहा जाएगा बच्चे प्रोथोरेसिक लेग। क्या कहा जाएगा? प्रोथोरेसिक लेग कहा जाएगा। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है? प्रोथोरेक्स से। ये वाला जो है इसको बच्चे अपन नाम देंगे मीसोथोरेसिक लेग, क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ? मीसोथोरेक्स से। तो इसको आपने बोल दिया मीसोथोरेसिक लेग। और ये जो है इसे कहा जाएगा मेटाथोरेसिक लेग, क्योंकि ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? मेटाथोरेक्स से। तो इसको आपने बोल दिया कि ये है मेटाथोरेसिक लेग। तो कॉकरोच में जैसे 3 लेग इधर हैं ऐसे 3 लेग इधर भी पाई जाएंगी। तो लेग्स के बारे में अपने को समझ में आ गया। अब लेग्स के बाद हमें समझना है विंग्स के बारे में। डायग्राम देखते हैं। डायग्राम आपका कहता है कि यहां पर फर्स्ट पेयर ऑफ विंग कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? प्रोथोरेक्स से। और सेकेंड पेयर ऑफ विंग ओरिजिनेट कहां से हुआ? मेटाथोरेक्स से। पेज नंबर 112 पर एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ेंगे। यहां पेज 112 पर एनसीईआरटी अपनी थ्योरी में कहती है कि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग जो है इसे मीसोथोरेसिक विंग कहा जाता है और सेकेंड पेयर ऑफ विंग को हम क्या बोलते हैं? मेटाथोरेसिक विंग कहा जाता है। पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन मिली कि नहीं? फर्स्ट पेयर ऑफ विंग को क्या कहा? मीसोथोरेसिक विंग। और सेकेंड पेयर ऑफ विंग को क्या कहा है? मेटाथोरेसिक विंग कहा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग है ये ओरिजिनेट कैसे होगा बच्चे? मीसोथोरेक्स से। तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग ओरिजिनेट कहां से हुआ? मीसोथोरेक्स से। सेकेंड पेयर ऑफ विंग ये ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? मेटाथोरेक्स से। तो यहां पर विंग कितने हो गए? 1 पेयर। यहां पर पहला वाला जो विंग है, अच्छा विंग में आपको ये जो लाइन जैसे दिखाई दे रही है ना, इनको नर्व्यूल्स कहा जाता है। विंग के अंदर ब्लड सप्लाई के लिए होती हैं। तो यहां पर अपन ने कहा कि ये कुछ नर्व्यूल्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई वगैरह कर रही होती हैं। इनमें से फर्स्ट वाला जो विंग है इस विंग को बच्चे मैं नाम दूंगा फोर विंग। क्या कहूंगा? फोर विंग। फोर का मतलब क्या हुआ? आगे वाला। और इसे क्या कहा जाएगा? हाइंड विंग। अब यहां देखिए, हाँ क्योंकि थ्योरी में मीसोथोरेक्स से ही लिखा है तो डायग्राम एक्चुअली गड़बड़ है, थ्योरी सही है। थ्योरी में जो कहा गया है कि फर्स्ट पेयर ऑफ विंग मीसोथोरेक्स और सेकेंड पेयर मेटाथोरेक्स से ओरिजिनेट होता है, तो वहां पे थ्योरी आपकी सही है। ये जो फोर विंग है बच्चे, इस फोर विंग को अपन नाम देते हैं टैगमिना। क्या कहा जाता है? टैगमिना। या हम इसे क्या बोलते हैं? इलाइट्रा। तो इसको क्या कहा जाता है? टैगमिना या इलाइट्रा नाम दिया जाता है। ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग यानी कि फोर विंग है, ये बेटा थिक होता है और लेदरी है। कैसा है? थिक है और लेदरी। थिक का मतलब मोटा है कि पतला? मोटा है। और लेदरी वर्ड का मतलब हुआ कुछ लेदर के जैसा, यानी कि कंपेटिबली कैसा रहेगा? मोटा होगा। वहीं पर ये जो हाइंड विंग है ये मेम्ब्रेनस होता है। हाइंड विंग कैसा है बेटे? मेम्ब्रेनस है, यानी कि कंपेटिबली कैसा है? पतला। तो फोर विंग यहां पर मोटा है जबकि हाइंड विंग यहां पर पतला है। अब ये जो फोर विंग है ये काम करता है विंग कवर की तरह। तो किसके जैसा काम करेगा? विंग कवर की तरह काम करता है। और विंग कवर की तरह काम करने का मतलब है कि जब ये कॉकरोच रेस्ट कर रहा होगा तो उस टाइम पर इसके हाइंड विंग को
प्रोटेक्ट करना किसका काम होगा? फोर विंग का। हाइंड विंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा? फोर विंग। आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, ये कॉकरोच रेस्टिंग कंडीशन में है। यहां रेस्टिंग कंडीशन में आप देखो, जो हाइंड विंग है वो ढका हुआ किससे है? फोर विंग से। तो यहां पे विंग्स कितने हो गए? दो। पहला कौन हुआ? फोर विंग, दूसरा हाइंड विंग। तो आपने यहां पर कहा कि ये जो हाइंड विंग है, इट इज यूज्ड इन फ्लाइट। इसको यूज किसके अंदर किया जाता है? फ्लाइट में। तो फ्लाइट में जो विंग काम आता है, यानी कि उड़ने के लिए जो विंग काम आता है, वो कौन सा होता है? हाइंड विंग। क्या फोर विंग फ्लाइट में काम आता है? नहीं, फोर विंग को फ्लाइट में काम नहीं लिया जाता है। फोर विंग केवल एनिमल के अंदर काम करता है एज अ विंग कवर। यानी कि जब एनिमल रेस्ट कर रहा हो, जब उड़ नहीं रहा है, तब अगर आपने कहीं चप्पल फेंक के मारी या कुछ मारा, तो उसकी वजह से इसका हाइंड विंग डैमेज ना हो, तो इसके लिए हाइंड विंग को कवर किससे कर दिया जाता है? फोर विंग से कवर किया जाता है। तो कॉकरोच में जो लोकोमोशन है वो दो तरीके से होता है। कॉकरोच या तो दौड़ता है, अगर दौड़ेगा तो काम कौन आएगा? लेग्स। या फिर उड़ेगा तो काम कौन आएगा? विंग्स। मतलब कि कॉकरोच के अंदर लोकोमोशन के लिए जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, वो सारी स्ट्रक्चर कहां पाई जाती हैं? तो अपन कहेंगे थोरेक्स में। तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सारी कहां मौजूद है? थोरेक्स में। तो कॉकरोच की बॉडी का अगला सेगमेंट कौन सा हुआ? थोरेक्स। पहले सेगमेंट का नाम क्या था? हेड। दूसरा सेगमेंट कौन हुआ? थोरेक्स। ध्यान देंगे, जो नेक है वो इसी प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन थी ना। प्रोथोरेक्स का एक्सटेंशन थी, और फ्लेक्सिबल पार्ट था जिसको अपन ने नाम क्या दिया था? नेक कहा था, जिसकी वजह से हेड को सारी डायरेक्शंस में रोटेट किया जा सकता था। क्या आपने को इतनी बात समझ में आ गई? लिखो फटाफट। हाइंड विंग भी दो होता है। कॉक्सा के ऊपर ट्रोकेंटर, TROCHANTER।
जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, फिर आगे बात करें। उसके लिए बेटा अलग से कोई नाम नहीं है, बस प्रोथोरेक्स के टर्गम का अलग से नाम होता है, वो भी केवल टर्गम का नाम है, ना स्टर्नम का अलग से नाम होता है, ना प्लूरा का अलग से नाम है। बस टर्गम को जरूर प्रोनोटम कहते हैं। प्रोनोटम किसका नाम है? दोनों चीजें सही है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन ने पूछा कौन कौन से सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे प्रोथोरेक्स, मीसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। जैसे देखो सेल साइकिल में फेजेस होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ऐसे प्रो मतलब क्या होता है? पहले वाला, तो पहले वाला हुआ। मेटा क्या हुआ? बाद वाला। मीसो बीच वाला। क्या बेटा? विंग पे यहां जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है, इन्हें नर्व्यूल्स कहा जाता है। ठीक, ये विंग की नर्व सप्लाई है, इन्हीं से होकर के विंग्स के अंदर ब्लड पहुंचता है, ये सारी चीजें करती हैं। क्या लिख लिया हमने? आगे बढ़ जाएं। हाँ, नहीं, फोर विंग का और कोई काम नहीं है। फोर विंग का केवल यही काम है कि जब ये हाइंड विंग यहां घूम के रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, तो हाइंड विंग फोल्डेड कंडीशन में होता है, और तब जो है फोर विंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा होगा। दोनों में से देखो, फोर विंग की विड्थ कम है, हाइंड विंग की विड्थ कंपेटिवली ज्यादा है। ये मोटा है, जबकि ये कंपेटिवली पतला है। लॉन्गेस्ट लेग नहीं होता, लेग की दोनों तीनों की लंबाई बराबर है, केवल लेग के सेगमेंट की बात करते हैं। तो सेगमेंट में सबसे लंबा होता है टिबिया। और ये याद रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर जैसे फीमर बोन पाई जाती है, तो फीमर को बोलते हैं कि लॉन्गेस्ट बोन है। तो हम कहा वहां से कहीं एक मिसकंसेप्ट डेवलप ना कर लें कि यहाँ पे फीमर सबसे लंबा होता है, इसलिए हमने अलग से लिखा कि टिबिया सबसे लंबा पार्ट होता है, ना कि फीमर। क्या अपन ने इतना लिख लिया? अब देखें आगे। आगे हमें बच्चे अब बात करनी है कॉकरोच के एब्डोमेन के बारे में। तो अब बात करते हैं कॉकरोच के एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन में जैसा कि हम जानते हैं कि एडल्ट कॉकरोच में यहां नंबर ऑफ सेगमेंट कितना पाया जाता है? 10। तो एडल्ट कॉकरोच के एब्डोमेन में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 10 सेगमेंट होते हैं। मेल और फीमेल दोनों के अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट कितना रहेगा? 10। अब यहां एब्डोमेन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, वो अपने को जरा समझनी है। तो देखेंगे, यहां पर मैंने एक सेगमेंट ये बनाया, एक और सेगमेंट ये बनाया, एक सेगमेंट मैंने यहां पर बनाया। ये जो सेगमेंट है, इसका लास्ट पार्ट बाइफरकेटेड है। ठीक, यानी कि बीच में से डिवाइडेड है। कहां दिख रहा है हमें डायग्राम में? तो आप देखिए, ये वाला सेगमेंट आपको दिख रहा है ना, बाइफरकेटेड है। तो मैंने एक्चुअली कौन कौन से बनाई? ये बनाया और ये वाला। ये लास्ट के 3 सेगमेंट यहां बनाए हैं। अब ये जो 3 सेगमेंट अपन ने यहां पे बनाई, इनमें मैंने कहा कि ये डायग्राम है मेल कॉकरोच का। किसका डायग्राम है बच्चे? मेल। क्या हम ये सिंबल जानते हैं? इसका मतलब क्या होता है? मेल। ये एनिमल के अंदर 8 सेगमेंट है, ये एनिमल के अंदर 9 सेगमेंट है, और ये वाला इसका 10 सेगमेंट है। तो कौन कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट है? 8, 9 और 10। अब ऐसे ही मैंने यहां पर फीमेल के अंदर ड्रॉ किया, तो फीमेल के अंदर
ये वाला जो सेगमेंट है ये सेगमेंट नंबर 8 है, ये सेगमेंट नंबर 9 है, और ये हो गया सेगमेंट नंबर 10। तो ऐसे ही यहां पे जब मैंने मेल के अंदर फीमेल में बनाया, तो फीमेल के अंदर बच्चे ये हुआ सेगमेंट नंबर 8, ये है सेगमेंट नंबर 9, और ये है सेगमेंट नंबर 10। तो इधर अपन ने क्या बनाया, मेल, और यहां पर क्या, फीमेल। हालांकि बनाते टाइम दोनों की स्ट्रक्चर थोड़ी अलग सी बनी है, बाकी दोनों होते लगभग सिमिलर है। अब यहां देखेंगे यहां पर जो 10 सेगमेंट है, 10 सेगमेंट से अराइज होती हुई अपने को एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि 10 सेगमेंट से एक स्ट्रक्चर अराइज होती है, जो स्ट्रक्चर यहां पर बच्चे ज्वाइंटेड है। ये 10 सेगमेंट से जो स्ट्रक्चर अराइज हो रही है, ये स्ट्रक्चर कैसी है, ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर है, जो यहां पाई जा रही है। ये स्ट्रक्चर मेल में भी मौजूद है, और ये स्ट्रक्चर फीमेल के अंदर भी पाई जाती है, तो फीमेल के अंदर भी ये स्ट्रक्चर मौजूद होगी। अब देखिए 10 सेगमेंट से अराइज होती हुई ये जो ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर है, इस ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर को मेल और फीमेल दोनों के अंदर क्या कहा जाता है, तो हम बच्चे इसको नाम देते हैं एनल सर्काई। क्या कहा जाता है, एनल सर्काई कहा जाता है। अब देखो सर्काई क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन को हम अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो आप चाहे एनल सरकाई कहें, एनल सरकी कहें, एनल सरसाई कहें, तीनों कंडीशन में टर्म सही है। तो यहां जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, एनल सरकाई। यहीं पर जब आप बात करेंगे मेल में, तो मेल के अंदर बच्चे आपको दिखाई देगा कि 9 सेगमेंट से एक स्ट्रक्चर अराइज हुई, और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर अनजॉइंटेड होती है। अनजॉइंटेड का मतलब है कि पूरी स्ट्रक्चर एक ही होगी, इसके अंदर सेगमेंट नहीं पाए जा रहे होंगे। और ये स्ट्रक्चर आपकी कहां पर पाई जा रही है, किस सेगमेंट से ओरिजिनेट हुई, 9 से। तो सेगमेंट नंबर 9 से एक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुई जो कि अनजॉइंटेड है, और इस अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर को मेल के अंदर हम बच्चे नाम देते हैं एनल स्टाइल। क्या कहा जाता है इसे, एनल स्टाइल कहा जाता है। तो अब यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि एनल स्टाइल किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे मेल में। और मैं कहूं कि एनल सरकाई किसके अंदर मौजूद है, तो मेल और फीमेल दोनों में। यानी कि अगर आपको एनल स्टाइल नहीं दिखाई दे तो वो डायग्राम किसका है, और दिख जाए तो एनल स्टाइल नहीं हो तो, और हो तो एनल स्टाइल किसमें है, किसमें एब्सेंट। यहां देखिए, अब ये डायग्राम हम जरा देखते हैं। इस डायग्राम में आपको एनल सरकाई दिख रहा है, दिखा ना, क्या स्टाइल है, तो ये डायग्राम किसका है, डायग्राम किसका है, किसका डायग्राम, एनसीईआरटी में जहां पे डायग्राम बना है उसके नीचे लिख दीजिए फीमेल कॉकरोच, और साथ में लिखना एनल स्टाइल इज एब्सेंट। ये डायग्राम किसका है, फीमेल का है। पहचाना कैसे आपने, क्योंकि एनल स्टाइल इसके अंदर नहीं है। लिख दिया, आगे बढ़ जाएं, ध्यान देंगे। अब बच्चे अपने को एनल स्टाइल और एनल सरकाई, इन दोनों में डिफरेंसेस समझने हैं कि इन दोनों में अंतर कहां होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है जिनमें डिफर करेंगे। एनल स्टाइल में देखिए, एनल स्टाइल जो है ये ओरिजिनेट कौन से सेगमेंट से हुआ, तो हमने कहा कि ओरिजिनेट फ्रॉम 9 सेगमेंट। कौन से सेगमेंट से ओरिजिनेट हुआ, 9 सेगमेंट से ओरिजिनेट हुआ। अगली बात, ये पाया किसके अंदर जा रहा है, तो आपने कहा कि इट इज प्रेजेंट इन मेल ओनली। तो ये केवल किसके अंदर पाया जाता है, मेल में, फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता। अब ध्यान देंगे, यहां पर एक टर्म आती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। टर्म कौन सी आती है, सेक्सुअल
डाइमॉर्फिज्म टर्म आती है। इस टर्म को समझेंगे। टर्म में यहां पे क्या आया, डाई, फिर क्या आया, मॉर्फ। मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजी, डाई मतलब दो। अगर आप किसी एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अगर किसी एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर मेल और फीमेल को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी कि अगर मैं तुम्हें दो कॉकरोच दूं और उनमें से पूछूं कि ये मेल है या फीमेल, तो कैसे बताओगे, तो तुम क्या देखोगे, एनल स्टाइल। अगर एनल स्टाइल है तो ये कौन है, मेल, नहीं है तो फीमेल। एनल स्टाइल होगा तो, नहीं तो आपने कहा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का कैरेक्टर है। अगला देखिए, आपको दिखा कि अनजॉइंटेड है। स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चे, अनजॉइंटेड है, यानी कि इसके अंदर कोई जॉइंट्स नहीं पाए जाते हैं और ये हेल्प करता है कॉपुलेशन में। ये हेल्प किसके अंदर करेगा, कॉपुलेशन में। कॉपुलेशन का मतलब है एनिमल्स यानी कि मेल और फीमेल के बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल का एक साथ आना क्या कहा जाता है, कॉपुलेशन। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल एनिमल का एक साथ आना क्या कहा जाता है, कॉपुलेशन। ये एनल स्टाइल क्या करेगा, ये फीमेल को होल्ड करने में मदद करता है। तो अपन ने कहा एनल स्टाइल का काम क्या हुआ, कॉपुलेशन। अब आते हैं एनल सर्काई पर। एनल सर्काई को अगर आप देखें तो ये कौन से सेगमेंट से ओरिजिनेट हुआ, तो आपने कहा कि ये ओरिजिनेट होता है 10th सेगमेंट से। तो ये बच्चे ओरिजिनेट हुआ 10th सेगमेंट से। तो किससे ओरिजिनेट हुआ, 10th सेगमेंट से। अगला आपको दिखा कि ये केवल मेल के अंदर या फीमेल दोनों में, तो प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर है। यानी कि क्या मैं एनल सर्काई को सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के कैरेक्टर की तरह यूज कर सकता हूं, नहीं, क्योंकि ये दोनों के अंदर मिलेगा। आपने देखा कि स्ट्रक्चर कैसी है, जॉइंटेड। और बच्चों ये जॉइंटेड होती है, यहां पर नंबर ऑफ सेगमेंट जो है वो 15 होता है। यानी कि इसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 15 सेगमेंट होते हैं। तो 15 सेगमेंट किसके अंदर है, एनल सर्काई के अंदर। फिर ये जो एनल सर्काई है ये बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक साउंड रिसेप्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम कर रहा है, साउंड रिसेप्टर की तरह। यानी कि आप ध्यान देंगे, कॉकरोच में एंटेना ने भी साउंड रिसेप्टर की तरह काम किया था और एनल सर्काई भी साउंड रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो अगर आसपास कहीं आवाज आ रही है तो उसके बारे में न केवल एंटेना बताएगा बल्कि एनल सर्काई भी बताता है। तो क्या एनल सर्काई कॉकरोच को कॉपुलेशन में मदद करता है, नहीं, ये काम किसका है, एनल स्टाइल का काम होता है। एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है। इन दोनों में अंतर समझ में आया। अब इन दोनों में अंतर के बाद एक बात और ध्यान रखेंगे, इन मेल विंग्स एक्सटेंड, मेल के अंदर विंग्स एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड एब्डोमेन। मेल में विंग्स कहां पाए जाते हैं बेटा, बियॉन्ड एब्डोमेन। यानी कि जो विंग्स हैं वो एब्डोमेन से लंबे होंगे कि छोटे, विंग्स एब्डोमेन से लंबे कि छोटे, लंबे। इसका मतलब हुआ कि अगर आप बात करेंगे फीमेल के अंदर, तो फीमेल में ध्यान देना, फीमेल में क्या होगा कि जो विंग्स हैं, एक मिनट, यहां पर मैंने कहा फीमेल के अंदर जो विंग्स होंगे वो बच्चे ऐसे करके होंगे, है ना। ये एब्डोमेन से क्या है, छोटे। वहीं पर सॉरी ये मेल अपन ने बनाया ना, तो मेल के अंदर क्या रहेगा कि जो विंग्स होंगे ये एब्डोमेन से क्या होंगे, लंबे। जबकि वहीं पर फीमेल के अंदर जो विंग्स होंगे ये एब्डोमेन से क्या रहेंगे, छोटे। तो फीमेल में विंग्स एब्डोमेन से छोटे, मेल के अंदर विंग्स एब्डोमेन से लंबे होते हैं। तो आपने कहा
कि मेल के अंदर विंग्स एब्डोमेन के कंपैरिजन में लंबे। फिर जरा डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम देख करके बताएं ये मेल है कि फीमेल। कैसे पता चला? क्योंकि विंग्स की लंबाई एब्डोमेन से कम है। तो उसी डायग्राम के नीचे ये पॉइंट और लिख दो कि विंग्स आर शॉर्टर देन एब्डोमेन, इसलिए आपने जाना कि फीमेल का डायग्राम है। उसी डायग्राम में नीचे लिख दो विंग्स आर शॉर्टर देन एब्डोमेन। देखो ये है एनसीईआरटी, जो एक जगह पे एक बात कहती है और वो बात दो दो तीन तीन जगह पे लागू होती है। कहां कुछ कहा और वो चीज कहां कहां पे एप्लीकेट होगी, उसके बेसिस पे कैसे कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब बोलो। फोर विंग की लंबाई ज्यादा, जबकि हाइंड विंग की चौड़ाई ज्यादा होती है। हाँ हाँ, फोर विंग और हाइंड विंग दोनों की लंबाई ज्यादा होगी। एब्डोमेन के बारे में एक बार बेटा इतनी बातें लिख दें, ये एनल स्टाइन एनल सर्किल, फिर हम एब्डोमेन में आगे बात करते हैं। और एक विंग्स के बेसिस पर तो दोनों कैरेक्टर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के हुए ना। दोनों कैरेक्टर किसके हुए? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब हुआ वो कैरेक्टर जिसके बेसिस पे आप पहचान जाओ। तो दो कैरेक्टर के बेसिस पे हम पहचान सकते हैं। वो तीनों के अंदर होगा। स्क्लेराइट ही तो अपन ने कहा था ना कि डॉर्सल स्क्लेराइट को टर्गम कहेंगे, वेंट्रल वाली को स्टर्नम कहेंगे, लेटरल वाली को प्लूरा कहेंगे। क्या बेटा? यहां पे ये कहा कि जैसे ज्वाइंटेड है ना, तो मैंने क्या डायग्राम बनाते टाइम नंबर ऑफ सेगमेंट का ध्यान नहीं दिया। आपको याद रखना है कि यहां इसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। तो इसमें जो सेगमेंट है उनका नंबर फिक्स होता है कि 15 ही होंगे। तीनों काइटिन के बने होंगे, और काइटिन पॉलीमर किसका है? एनिसिटाइल ग्लूकोसामीन का। क्या बेटा? हाँ हाँ
सेगमेंट किस चीज का है? सेगमेंट में क्या है कि जैसे मान लो, जैसे सपोज अपने अंदर हाथ है, ठीक, तो ये हाथ भी तो अपना सेगमेंटेड है ना, ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेलेंजेस है, तो ये अपने हाथ के अलग अलग सेगमेंट हुए ना। तो सेगमेंट अब अगर कहा जाए किससे बना है, तो इसके अंदर बोन भी है, मसल्स भी हैं, स्किन भी है, सारी चीजें हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो सेगमेंट बने हैं, अब ये जो सेंसरी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर सेंसरी टिश्यू भी होगा, इसमें काइटिन भी मौजूद होगा, बॉडी के और टिश्यूज भी पाए जा रहे होंगे, तो सारी चीजें मिलकर के सेगमेंट का फॉर्मेशन करेंगी। बन गया? उसका मतलब ये है, जैसे अपने अंदर जैसे स्कल है, ठीक, ये जो हमारा स्कल है, इसमें बेटा आगे की तरफ यहां पे फ्रंटल बोन है, यहां दोनों तरफ दो पैराइटल बोन है, पीछे ऑसिपिटल बोन है, यहाँ पे टेम्पोरल बोन है, नीचे की तरफ स्फिनॉइड है, आगे की तरफ एथमॉइड है। इतनी सब बोन मिलकर के अपने अंदर क्या बना रही है? क्रेनियम बना रही है, ब्रेन बॉक्स। तो ऐसे ही यहां पे अपन ने कहा कि कॉकरोच के अंदर जो हेड है, उसमें पहले सेगमेंट कितने थे? 6। बाद में ये सेगमेंट आपस में क्या हुए? फ्यूज। जब ये फ्यूज हुए तो पूरे हेड को कवर करने वाली एक स्ट्रक्चर बनी। पूरे हेड को कवर करने वाली जो स्ट्रक्चर है, उसी को अपन ने नाम क्या दिया? हेड कैप्सूल कह दिया। आगे बढ़े। अब देखिए, कॉकरोच में जहां पे आप बेटा मॉर्फोलॉजी में पढ़ रहे थे, इसके जो है एब्डोमेन के बारे में अपन बात कर रहे थे, यहीं पर आप देखेंगे लिखा है फीमेल के अंदर सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड। देखो लाइन मिली अपने को, लाइन मिली, सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड। अब जरा देखिए, ध्यान देंगे, पहले हम बात करने वाले हैं फीमेल के बारे में। तो फीमेल के एब्डोमेन के बारे में हम बात करेंगे अभी, कि फीमेल के एब्डोमेन के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। और अब ध्यान दें, डायग्राम हम कैसे देखने वाले हैं। तो यहां जो कॉकरोच है, इस कॉकरोच में ध्यान दो, ये बेटा कॉकरोच है, ये डॉर्सल साइड में इसका टर्गम है, वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, और लेटरल साइड में प्लूरा है। अब जो हम डायग्राम देखने जा रहे हैं वो ऐसे करके है, यानी कि हम प्लूरा की साइड से देखेंगे तो स्टर्नम हमें नीचे दिखाई देगा, और टर्गम कहां दिखने वाला है? ऊपर। यहां देखिए, आपसे सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि फीमेल के अंदर सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड। तो इसमें क्या कहा कि जो सेवेंथ स्टर्नम है, ये बेटा कैसा होता है? बोट शेप्ड। तो ये सेवेंथ स्टर्नम है, और इस सेवेंथ स्टर्नम के बारे में आपसे कहा जा रहा है कि सेवेंथ स्टर्नम कैसा होता है बेटा? बोट शेप्ड होता है। बोट शेप का मतलब क्या हुआ कि क्या ये एकदम सीधा रहेगा या फिर ऐसे करके होगा? कुछ ये स्ट्रक्चर होगी ना बोट की। तो आपने क्या कहा? सेवेंथ स्टर्नम कैसा है? बोट शेप्ड है। तो अंदर देखो एक पाउच बनता हुआ दिख रहा है ना, एक कैविटी बनती दिख रही है। तो इसमें कहा कि सेवेंथ स्टर्नम बोट शेप्ड है। आठवें और नौवें स्टर्नम के साथ मिलकर के, किसके साथ मिलकर के? आठ और नौवें स्टर्नम के साथ मिला। आठवें और नौवें स्टर्नम के साथ मिला, तो अब यहां एक पाउच बना। ये पाउच बनाने के लिए सातवें स्टर्नम के साथ कौन आया बेटा? एर्थ स्टर्नम आ गया। और एर्थ स्टर्नम के अलावा आपने कहा कि यहां पर नाइन्थ स्टर्नम आ गया। तो यहां पर एर्थ और नाइन्थ स्टर्नम जो है, ये एक साथ मिलते हैं। फिर से लाइन पे ध्यान देंगे। इन फीमेल, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, इन फीमेल सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड, मिला, and together with eighth and ninth sterna form a brood or genital pouch। क्या बनाया इसने? ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच बनाया। यानी कि
ये जो यहां स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को बच्चे आपने नाम क्या दिया है? ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। तो आपने कहा कि यहां जो स्ट्रक्चर बनी, इसको नाम देंगे ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच कहेंगे। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फीमेल कॉकरोच में ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच कौन बनाता है, तो आप यहां पर कहेंगे सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम मिलकर के फॉर्मेशन करते हैं ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच का। बोलो, पहली बात समझ में आई? अब देखो, सातवां स्टर्नम शुरू यहां से हुआ था, खत्म इधर की तरफ हुआ था। तो इसका मतलब है कॉकरोच की बॉडी का एंटीरियर साइड इधर आगे की तरफ होगा या इधर पीछे की तरफ होगा? एंटीरियर साइड कहां? आगे की तरफ। अब यहां पे एनसीईआरटी में पेज नंबर 115 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 115 पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला डायग्राम नीचे की तरफ है। यहां पर देखिए, आपको पहले क्या ओवरी दिखाई दे? इसके अंदर ओवरी से एक एक डक्ट आ रही है, आगे कंबाइन कर रही है। कॉमन ओविडक्ट आपने कहा। कॉमन ओविडक्ट की जो ओपनिंग है वो यहां पर मौजूद है। तो अब आप देखिए यहां पर बच्चे, ये ऐसे करके ये कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग है जो कि यहां पर पाई जा रही है। और ये कॉमन ओविडक्ट की जो ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं फीमेल गोनोपोर। क्या कहा जाएगा इसे? फीमेल गोनोपोर। तो इसे आपने कहा कि ये क्या है? फीमेल गोनोपोर है। फीमेल गोनोपोर के बाद ध्यान देंगे, फीमेल गोनोपोर ओपनिंग किसकी है? कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग है। साथ में देखिए, आपको यहीं पर बच्चे दिखाई देगा कि यहां पर एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको आप बोल रहे हैं स्पर्मेथिका। देखो मिला, यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जिसका नाम क्या है? स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका की ओपनिंग कहां है? ये स्पर्मेथिका की जो ओपनिंग है, इस स्पर्मेथिका की ओपनिंग को आप क्या कहेंगे? स्पर्मेथिकल पोर। इसको क्या नाम दोगे? स्पर्मेथिकल पोर। तो इसे कहा जाएगा कि ये क्या है? स्पर्मेथिकल पोर है। तो आपने कहा कि यहां आगे की तरफ स्पर्मेथिकल पोर है। और आपको यहीं पर कुछ ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है। और ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है, इस ग्लैंड को आपने नाम दिया है कोलिटेरियल ग्लैंड। देखिए जरा, क्या आपको दिखा कि यहां पर एक ग्लैंड मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है कोलिटेरियल ग्लैंड। तो यहां पर और क्या मौजूद है बच्चे? कोलिटेरियल ग्लैंड मौजूद है। तो आपने कहा कोलिटेरियल ग्लैंड है। वापस से आ जाएंगे लौट करके अपने पेज पर। यहां पर आपसे कहा गया कि फीमेल जो है जेनाइटल पाउच के एंटीरियर साइड पर फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटेरियल ग्लैंड पाई जाती है। लाइन मिला? जरा कोलेटेरियल की स्पेलिंग देखो। कोलेटेरियल लिखा है या कोलेट्रल लिखा है? स्पेलिंग को कर दो सही। इस ग्लैंड का सही नाम क्या होता है? कोलेटेरियल ग्लैंड है। यहां सही नहीं करना है, वहां जो एब्डोमेन के बारे में दिया था वहां पे ठीक करना है। क्या बाबू, तुम अभी तक समझे ही नहीं, कम चल कहा रहे हैं? खाना वाना खाई थे? क्या खाई थी आज तुम खाने में? लाइन मिली? क्या कहा अपन ने? एंटीरियर साइड में क्या क्या मौजूद है? फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलिटेरियल ग्लैंड पाई जाती है। फिर से पढ़ेंगे। क्या कहा गया? कि फीमेल में एब्डोमेन के अंदर कहा कि सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप टुगेदर विद एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्ना। क्या बनाता है? ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच। ब्रूड पाउच के एंटीरियर साइड पर फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेटेरियल ग्लैंड ओपनिंग पाई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब बताओ। हाँ, ये एट्थ और नाइन्थ ऐसे करके घूम गए, ठीक। हाँ,
हाँ, तो अपन ने क्या कहा, एनएल सर्किट कौन से सेगमेंट से निकलती है, पेज पलट के देखो, कॉपी में पेज पलटो बेटा। एनएल सर्किट कौन से सेगमेंट से निकल रहा है, 10, 10 ना। स्टाइल किससे निकला, 9 से। तो यानी कि स्टाइल ओरिजिनेट होगा पहले, सर्किट ओरिजिनेट होगा बाद में। यहां पे ये जो डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में क्या किया, क्रॉस सेक्शन लिया है ना एनिमल का, तो क्रॉस सेक्शन की वजह से आगे पीछे का जो है चक्कर पड़ जाता है। तो जो गड़बड़ है वो किस वजह से, क्योंकि एनिमल की बॉडी के एक सेक्शन काटा है, पूरे एनिमल की बॉडी को आपको नहीं दिखाया। हम्म, ओविडक्ट कहां आ रही है, ओविडक्ट तो पहले से आ रही है ना। ओवरी जो है एब्डोमेन के सेकेंड से लेकर के 6 एब्डोमिनल सेगमेंट तक पाई जाती है। तो ओवरी कहां तक है, छठवें तक है। तो जब अगर छठवें सेगमेंट तक ओवरी है, तो उसके बाद जो ओविडक्ट निकलेगी वो छठवें से 7वें सेगमेंट की तरफ जाएगी ना। तो यानी कि ओवरी से आगे है, ओवरी से कहां है, आगे की तरफ मौजूद है। ये अपन ने किसकी, यहां पे अपन ने बात किसकी करी है, स्टर्नम की बात की है ना। स्टर्नम का मतलब क्या हुआ, वेंट्रल साइड वाला स्क्लेराइट। स्टर्नम मतलब वेंट्रल साइड वाला स्क्लेराइट। तो वेंट्रल साइड वाला स्क्लेराइट यहां पे घूमा है, पूरी बॉडी नहीं। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर जब आप डॉर्सल साइड से देख रहे थे, तो डॉर्सल साइड से हमने क्या कहा था कि एनल सरकाई कहां से ओरिजिनेट हुए, 10 से। और इधर एनल स्टाइल कहां से ओरिजिनेट हुआ, 9 से। यहां पर भी आपको 9-10 दिख रहा था। इसका मतलब ये हुआ, देखो कुछ ऐसे समझो, ये क्या है, स्टर्नम है ना, ये टर्गम है। टर्गम अपनी जगह पे है, स्टर्नम कायदे से ऐसे होना था, है ना। पर ये स्टर्नम ऐसे करके घूम गया है। तो टर्गम तो अपनी जगह पे है, पर घूमा कौन है, स्टर्नम यहां पर घूमा है। और जब ये स्टर्नम घूमा, तो बच्चे देख यहां पे क्या बना, एक पाउच बना। स्टर्नम पहले ऐसे था, ये स्टर्नम ऐसे करके घूमा, तो क्या बना, एक पाउच बना। ये जो पाउच बना, इस पाउच को ही अपन क्या बोल रहे हैं, जेनाइटल पाउच बोल रहे हैं। तो जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन क्या पूरी बॉडी ने किया है, नहीं। किसने किया है, स्टर्नम ने फॉर्मेशन किया। टर्गम ने यहां जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन नहीं किया है। क्या बेटा, हाँ। अब फटाफट इसे लिखो, फिर बात करते हैं मेल के बारे में। एक बार तेरा CRT कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग का नाम है फीमेल गोनोपोर। तो कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग है फीमेल गोनोपोर। जो पर्पल वाला है इसका नाम है स्पर्मेथिका, ठीक। स्पर्मेथिका की जो ओपनिंग है, ओपनिंग का नाम है स्पर्मेथिकल पोर।
आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, फीमेल के बाद अब बच्चे हम बात करने वाले हैं मेल एब्डोमेन के बारे में। ये मेल के बारे में क्या कहा है? मेल एब्डोमेन में देखिए एनसीईआरटी क्या क्या बातें कहती है। तो मेल एब्डोमेन के अंदर एनसीईआरटी ने कहा कि मेल में जो एब्डोमेन है, यहां पर कहा कि जो जेनाइटल पाउच है, ये जेनाइटल पाउच बना है नीचे की तरफ। कौन कौन से स्टर्नम का नाम लिया है? 8 और 9। एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में जहां फीमेल के बारे में बात की है, वहां पर आगे कहा है कि इन मेल जेनाइटल पाउच इज फॉर्म्ड बाय 8th एंड 9th स्टर्नम। कौन बना रहा होता है? 8th और 9th स्टर्नम बना रहे हैं। तो यानी कि यहां पर नाम लिया किसका बेटा? 8th और 9th स्टर्नम का नाम लिया। कि वेंट्रल साइड पर यहां पर ये कौन है? 8th स्टर्नम है। अच्छा हाँ, 9th एंड 10th है, सॉरी। नहीं, एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कोई बात नहीं। हाँ, 9th एंड 10th टर्गन वेंटली बाई 9th स्टर्नम। चलिए एक मिनट। तो अपन ने यहां पे कहा कि यहां पर जब मेल में बात करते हैं तो मेल में नीचे की तरफ कौन सा स्टर्नम बेटा? 9th। तो आपने कहा कि मेल में ये कौन है? 9th स्टर्नम है। 9th स्टर्नम कहां? नीचे की तरफ। जबकि ऊपर की तरफ 9th और 10th टर्गम। ऊपर की तरफ कौन है? 9th और 10th टर्गम। तो ये क्या है? 9th टर्गम है। और ये कौन सा हुआ? 10th टर्गम है। तो मेल में डॉर्सल साइड पर 9th और 10th टर्गम, जबकि वेंट्रल साइड पर 9th स्टर्नम, ये मिलकर के क्या बनाते हैं? जेनाइटल पाउच बनाते हैं या जेनाइटल चैम्बर बनाते हैं। तो इन्होंने मिलकर के फॉर्मेशन किसका किया? जेनाइटल चैम्बर का या जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन किया। तो आपने कहा कि मेल में कौन कौन बनाएगा? 9th स्टर्नम और ऊपर की तरफ 9th और 10th टर्गम। फिर आगे कहा कि इसमें डॉर्सल साइड में क्या मौजूद होगा? एनएस। तो डॉर्सल साइड का मतलब हुआ टुवर्ड टर्गम या टुवर्ड स्टर्नम? टुवर्ड टर्गम, क्योंकि टर्गम कहां था? डॉर्सल साइड पर। तो यहां पर ये जो टर्गम है, इसकी तरफ आपने कहा कि यहां पर क्या मौजूद होगा? एनएस। और ये जो एनएस है, ये किधर पाया जाएगा? डॉर्सल साइड पर। एनएस कौन सी साइड पर है बेटा? डॉर्सल साइड पर यहां एनएस पाया जाता है। जबकि वेंट्रल साइड पर, वेंट्रल साइड का मतलब क्या हुआ? इसके नीचे की तरफ। यहां वेंट्रल साइड पर कहा कि यहां पर पाया जाएगा मेल गोनोपोर। क्या मौजूद होगा? मेल गोनोपोर मौजूद होगा। तो यहां पर कहा कि वेंट्रल साइड पर क्या मौजूद है? मेल गोनोपोर होगा। तो मेल गोनोपोर है। और ये जो मेल गोनोपोर है, ये पाया जाता है किधर? वेंट्रल साइड पर। तो एनएस किधर मौजूद है? डॉर्सल साइड। और जबकि मेल गोनोपोर कहां है? वेंट्रल साइड। अब ये जो मेल गोनोपोर है, तो ये कुछ एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है। ये सराउंडेड किससे रहेगा? एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर इसको सराउंड कर रही होंगी। तो कुछ एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर इसे सराउंड करती हैं। तो ये एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर जो इसे सराउंड कर रही हैं, इनको हम नाम देते हैं बच्चे फेलोमियर। क्या कहा जाता है?
फेलोमियर कहते हैं। फेलोमियर को और कहा जाता है गोनेपोफाइसिस। फेलोमियर का एक और नाम क्या है? गोनेपोफाइसिस नाम होगा। और ये जो गोनेपोफाइसिस है ये क्या है? तो गोनेपोफाइसिस के बारे में आपने कहा कि ये एसिमेट्रिक काइटिनस स्ट्रक्चर है। पेज नंबर 115। मेल गोनोपोर का मतलब हुआ, जैसे ह्यूमन के केस में मेल में यूरिथ्रा है, तो यूरिथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म्स दोनों के लिए। तो वैसे ही गोनोपोर का मतलब हुआ वो ओपनिंग जिसके थ्रू स्पर्म बाहर जाते हो, तो उसको कहेंगे गोनोपोर। जेनाइटल चैम्बर को ब्रूड पाउच, ब्रूड पाउच फीमेल के केस में ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हाँ, जेनाइटल चैम्बर या जेनाइटल पाउच कहेंगे। क्या बेटा? टेंथ, टेंथ स्टर्नम इसके बाद यहां पे जैसे अपन ने कहा ना एसिमेट्रिक काइटनस स्ट्रक्चर बनेंगी, तो वो एसिमेट्रिक काइटनस स्ट्रक्चर जो है वो टेंथ स्टर्नम से ही डेवलप होती है। कहा? तो इसीलिए तो फिर क्या हुआ कि जैसे नाइन्थ स्टर्नम कंपेटिवली ज्यादा बड़ा हुआ ना, तो उसके बाद क्या होगा, जो टेंथ स्टर्नम है वो एसिमेट्रिक काइटनस स्ट्रक्चर जो बन रही है उनका फॉर्मेशन टेंथ स्टर्नम करेगा। जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एक्सटर्नल जेनिटेरिया माने जाते हैं वो यही फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस हैं, जिनको हम एक्सटर्नल जेनिटेरिया मानते हैं। हालांकि
ह्यूमन की तरह एग्जैक्टली काम नहीं करते हैं। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि ये फीमेल में गोनोपोर को ओपन करते हैं, तो ये फीमेल गोनोपोर ओपन करेंगे। आगे बढ़े। ध्यान देंगे। अब देखिए एनसीईआरटी ने, ध्यान दो बेटा, एनसीईआरटी ने यहां तक तो आपको पढ़ाया मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि एनसीईआरटी ने यहां तक तो आपको कॉकरोच के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में बताया। अब इसके बाद आगे एनसीईआरटी स्टार्ट करती है एनाटॉमी। तो अब आगे क्या स्टार्ट किया बच्चे? एनाटॉमी स्टार्ट किया। एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ? इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। एनाटॉमी में हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो फर्स्टली हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करने वाले हैं? कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। हम यहां देखेंगे कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। तो देखिए, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर हम बात करते हैं पहले एलिमेंट्री कैनाल के बारे में और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। अपने अंदर अपन बात करते हैं ना कि सबसे पहले माउथ है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर हम बात करते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, पेनक्रियास है। ऐसे ही कॉकरोच के अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट कितने होंगे? दो। पहला पार्ट आता है कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल। तो पहले अपन कॉकरोच के अंदर किसकी बात करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एंड देन एलिमेंट्री कैनाल के बाद फिर हम बात करेंगे बच्चे यहां पर एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में कि यहां पे ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं। तो एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखते जाएंगे। पेज नंबर 113 पर आप डायग्राम देखेंगे ऊपर वाला। 113 पर जब ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं तो आपको देखिए पहले यहां हेपेटिक सीका दिखाई दिया। हेपेटिक सीका दिखा के नहीं? मेलपिगियन ट्यूब्यूल देखो, दिखा? हेपेटिक सीका दिखा, मेलपिगियन ट्यूब्यूल दिखा। तो आप ध्यान देंगे हेपेटिक सीका से पहले का जितना पार्ट है उसे कहा जाता है फोरगट। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फोरगट। गट का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट जो हेपेटिक सीका से पहले पाया जा रहा हो उसको आपने क्या कहा है? फोरगट। वहीं पर दूसरा पार्ट आपको दिखता है मिडगट। तो अगला पार्ट कौन सा आ गया? मिडगट। मिडगट का मतलब हुआ हिपेटिक सीका से लेकर के और मेलपिगियन टिब्यूल तक का जो पार्ट है उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? मिडगट कहते हैं। और मेलपिगियन टिब्यूल के बाद वाला जो पार्ट है इस पार्ट को कहा जाता है हाइंड गट। तो इस वाले पार्ट को क्या कहा? हाइंड गट। सो कॉकरोच में हमने देखा कि फोरगट और मिडगट के बीच में क्या पाया जाता है? हेपेटिक सीका मौजूद है। क्या मौजूद है? हेपेटिक सीका। मिडगट और हाइंड गट इन दोनों के बीच में क्या पाया जा रहा है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। तो इन दोनों के बीच में देयर इज अ मेलपिगियन ट्यूब्यूल। अब देखिए यहां पर जब आप बात करते हैं फोरगट के बारे में तो फोरगट को बच्चे हम एक नाम और भी देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोमोडियम। क्या कहा जाता है? स्टोमोडियम कहा जाता है।
तो इसको अपन एक नाम देते हैं स्टोमोडियम। मिडगट को एक नाम दिया जाता है मीसेंट्रॉन। मिडगट को क्या बोलते हैं? मीसेंट्रॉन कहा जाता है। और हाइंड गट को हम बोलते हैं प्रोक्टोडियम। तो हाइंड गट के लिए नाम क्या है मेरे पास? प्रोक्टोडियम नाम है। मिडगट के लिए नाम क्या है? मीसेंट्रॉन। और फोरगट के लिए नाम क्या होता है? स्टोमोडियम। ध्यान रखेंगे। यहां पर देखिए, पहला वर्ड क्या आया? मीस। फिर एंटरॉन। मीस मतलब मीसो यानी कि बीच में, तो बीच वाला एंटरॉन। एंटरॉन शब्द का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल या गट। एंटरॉन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल या गट। तो एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट जो कि बीच में पाया जाता हो, उसको आपने क्या कहा है? मीसेंट्रॉन कहा। यहां पर अगर आप देखिए तो पहला वर्ड आता है स्टोमा। पहला वर्ड क्या आया? स्टोमा। और स्टोमा का मतलब होता है माउथ। स्टोमा यानी कि माउथ। तो माउथ की तरफ वाले पार्ट को आपने क्या कहा? स्टोमोडियम कहा। बीच वाले पार्ट को आपने क्या कहा? मीसेंट्रॉन। और तीसरा जो पार्ट है इसका नाम क्या होगा? प्रोक्टोडियम। तो बताओ एलिमेंट्री कैनाल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? पहला पार्ट फोरगट, दूसरा मिडगट, तीसरा हाइंडगट। पहले पार्ट का नाम, दूसरा मीसेंट्रॉन, तीसरा प्रोक्टोडियम। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया? तीन। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट और मिडगट के बीच में क्या है? हेपेटिक सीका। मिडगट और हाइंडगट के बीच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। अब देखो, कॉकरोच के बारे में हमने कहा था कि इसके साथ के जो दूसरे डेड एनिमल्स होते हैं, डेड कॉकरोचेस हैं, ये उनको भी खा जाता है। तो वो जो डेड कॉकरोच हैं, उनके अंदर भी बेटा एक्सोस्केलेटन तो मौजूद होगा। अगर एक्सोस्केलेटन होगा तो इसका मतलब है कि यहां पे इसकी बॉडी में या इसका जो फूड है, फूड के अंदर शार्प एजेस भी मौजूद होंगे। फूड के अंदर क्या मौजूद होगा? शार्प एजेस। तो अब इन शार्प एजेस से बचाने के लिए तरीका यह है कि कॉकरोच में जो फोर गट है, इट इज लाइंड बाई क्यूटिकल। ये बेटा लाइन किससे रहेगा? क्यूटिकल से। लाइन का मतलब क्या हुआ? अंदर की कवरिंग या बाहर की? अंदर वाली कवरिंग। यानी कि अगर इसकी एलिमेंट्री कैनाल मान लेते हैं ट्यूब के फॉर्म में है, तो ट्यूब पर यहां अंदर की तरफ कौन कवर कर रहा होगा? क्यूटिकल। क्यूटिकल जो कवर करेगा वो इसे शार्प एजेस से बचा लेगा या इसकी एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज होने से बचा लेता है। तो ये लाइन होता है क्यूटिकल से। और हाइंड गट जो है, इट इज ऑल्सो लाइन बाई क्यूटिकल। ये भी बच्चे किससे लाइन रहेगा? क्यूटिकल से। तो क्यूटिकल से लाइन कौन कौन से पार्ट? फोरगट और हाइंडगट। अब आप कहेंगे मिडगट वाले पार्ट को क्यों नहीं लाइन किया? तो मिडगट वाले पार्ट में फूड का एब्जॉर्प्शन होना है और क्यूटिकल एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा, इसीलिए मिडगट वाले पार्ट को क्यूटिकल से लाइन नहीं किया जाता है। तो यहां जो मिडगट वाला पार्ट है, इसको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ध्यान रखेंगे, मिडगट जो है यहां पर फूड इज कवर्ड बाई पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। फूड कवर्ड किससे रहेगा? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन से। तो फूड को यहां पर कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन है, उसको नाम दिया जाता है बच्चे पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। तो फूड को यहां पर कवर किसने किया? पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन ने कवर किया। तो हमने कहा कि फोर गट वाला जो पार्ट है वो लाइन है क्यूटिकल से, हाइंड गट वाला पार्ट क्यूटिकल से लाइन है, और मिड गट वाले पार्ट के अंदर फूड कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, विच इज कॉल्ड एज पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। अब यहां फोर गट में कौन कौन से पार्ट हैं उनके बारे में जरा देखते जाएंगे। तो डायग्राम पर जरा देंगे ध्यान। सबसे पहला पार्ट आपको इसके अंदर दिखाई देगा माउथ। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा रहेगा यहां पर? माउथ। माउथ के बाद अगला पार्ट आएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा बड़ा है कि छोटा? ट्यूबुलर है ना, तो शॉर्ट ट्यूबुलर। फेरिंग्स के बाद अगला पार्ट कौन सा आ रहा है? ईसोफेगस दिखा। तो अगला पार्ट कौन सा आया? ईसोफेगस। ईसोफेगस नैरो है कि वाइड? अच्छा, मुझे तो नैरो दिखाई डायग्राम में। नैरो है और ट्यूबुलर है। तो इस नैरो और ट्यूबुलर पार्ट को आपने क्या कहा? ईसोफेगस। ईसोफेगस आगे चल करके ओपन किसके अंदर हुआ? तो अगला पार्ट कौन सा आया? क्रॉप। वाइड पार्ट है
तो क्रॉप के बारे में आपने कहा कि ये वाइडेस्ट पार्ट है। क्रॉप क्या है? वाइडेस्ट पार्ट है। अब समझिएगा, ये जो क्रॉप वाला काम है, पार्ट है, इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। क्रॉप का काम क्या रहेगा? स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड को स्टोर करना किसका काम है? क्रॉप का। काफी कुछ वैसे ही जैसे हमारे अंदर स्टमक फूड को स्टोर कर रहा होता है, वैसे ही यहां पर फूड को स्टोर करने वाला पार्ट कौन? क्रॉप। क्रॉप के बेस पर देखिए एक छोटी सी सेमी सर्कुलर सी स्ट्रक्चर बनी है जिसको नाम दिया है गिजर्ड। मिला? तो क्रॉप के बाद अगला पार्ट कौन सा आ जाता है यहां पर? गिजर्ड। तो क्रॉप के बाद अगला जो पार्ट है उसको बच्चे नाम क्या दिया हमने? गिजर्ड नाम दिया। तो क्रॉप के बाद अगले पार्ट का नाम क्या होगा? गिजर्ड। ये जो गिजर्ड है, ये गिजर्ड पाया जाता है एट बेस ऑफ क्रॉप। कहां पाया जा रहा है? बेस ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप के बेस पर या क्रॉप के नीचे की तरफ ये गिजर्ड वाला पार्ट मौजूद है। और गिजर्ड पे पाए जाते हैं 6 काइटिनस टीथ। गिजर्ड में क्या मौजूद होते हैं? 6 काइटिनस टीथ पाए जाते हैं। और ये जो काइटिनस टीथ हैं, इनका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। इनका काम क्या रहेगा बच्चे? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। तो फूड को ग्राइंड करना किसका काम होता है? गिजर्ड का काम है। तो हमने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ ओपन किसमें हुआ? फेरिंग्स। ये ओपन हुआ इसोफेगस। ये ओपन हुआ क्रॉप। क्रॉप के बाद गिजर्ड। गिजर्ड के जस्ट नीचे हेपेटिक सी कहा जाता है। यानी कि फोरगट वाला पार्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। तो फोरगट के अंदर कौन कौन से पार्ट आए? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप और गिजर्ड। तो इतना पार्ट आज लिख लेंगे और इसके आगे अपन बात करेंगे कल। और हाँ, जो 22nd वाला टेस्ट है ना, उस टेस्ट में अपन एनिमल टिश्यू के साथ कॉकरोच में आज जो अपन ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा ना, अप टू एब्डोमेन, एब्डोमेन तक का पार्ट रखेंगे, उससे आगे का पार्ट नहीं रखेंगे। तो अपन कहां तक रखेंगे? मॉर्फोलॉजी में, कॉकरोच में एब्डोमेन तक आज हमने पढ़ा, बस वहां तक का पार्ट। यानी कि वेडनेसडे तक जो पढ़ा वो अपन रखेंगे, आगे के 3 दिन का नहीं रखेंगे। डन? एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं। हाँ, क्या बेटा? ट्यूबुलर। ट्यूबुलर। तो इतना लिख लो, बाकी अपन बात करते हैं कल।
हाउ जनता, गुड आफ्टरनून। बैठ जाओ। क्या पढ़ रहे हो? कॉकरोच। एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है?